देखिए, अनिल अंबानी ने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सालों के बाद उन्होंने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि क्या रिलायंस कम्युनिकेशन मुश्किल में है। और इसी पर हमारी सबसे बड़ी कवरेज आप इस समय देख रहे हैं। अनिल अंबानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मायने क्या है, इससे क्या मतलब निकलता है, इस पर हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ गौरांग शाह है, साथ ही निपुण मेहता है, सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ है, और साथ ही हमारे रिसर्चर्स हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले निपुण, मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें अनिल अंबानी ने, ऑब्वियसली आरकॉम इज इन डैमेज कंट्रोल मोड, कंपनी मुश्किल में है, एवरीबडी नोज दैट। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, अभी रिसेंट जो डाउनग्रेड आए उसमें भी, चाहे वो फिच का हो या फिर बाकी एजेंसीज का, सबसे बड़ा सवाल जो उन्होंने उठाया है वो ये है कि जो भी डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात रिलायंस कम्युनिकेशन कर रही है वो दैट विल टेक केयर ऑफ अराउंड 25,000 करोड़ ऑफ डेट, लेकिन उसके बाद जो बचा हुआ डेट है उसका होगा क्या। डिड यू गेट दैट आंसर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से? वेल, आई थिंक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में लार्जली पोस्टपोनमेंट के ऊपर या जो मॉरेटोरियम मिला है उसी के ऊपर था। इसमें और कोई क्लैरिफिकेशन लंबा आया नहीं है। आई थिंक स्पेसिफिकली ये एयरसेल और ब्रुकफील्ड दोनों डील्स पे एंटायरली डिपेंडेंट है। उन्होंने कमिटमेंट भले सितंबर का किया हो, लेकिन ब्रुकफील्ड के साथ कितनी जल्दी इसमें क्लोजर होता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें किस तरह से क्लॉजेज हैं, नेगोशिएशन काफ़ी समय से चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कंक्लूड नहीं हुआ है। बिल्कुल। साथ ही कुछ हद तक गौरांग, जो बातें प्रेस, अगर शुरू में आप पुनीत गर्ग का भी बयान सुनते तो कहीं ना कहीं ये एक सटल मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी कि बात भले ही रिलायंस कम्युनिकेशन की हो रही हो, लेकिन दरअसल ये पूरी इंडस्ट्री जो है वो ही मुश्किल में है। और वो मुश्किल की वजह जो है दैट इज़ रिलायंस जियो, जिन्होंने फ्री टैरिफ लॉन्च करके एक्चुअली पूरी इंडस्ट्री के डायनामिक्स को ही बदल दिया है। सो इन अ वे मैसेज ये देने की कोशिश की गई कि बॉस, दिस एंटायर इंडस्ट्री इज़ इन प्रॉब्लम और सरकार को इन्हें रिलीफ देनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट का इश्यू है। सो शुरू में उन्होंने पूरा जो भूमिका बनाई थी वो उसी तरह से बनाई थी। तो मतलब आज जो परिस्थिति है आरकॉम की वो रिलायंस जियो की वजह से, ऐसा जताना चाहते हैं? वेल मीर, लेट्स फेस सम फैक्ट्स। रिलायंस जियो पिछले साल सितंबर या अक्टूबर में आया और रिलायंस कम्युनिकेशन की हालत पिछले सालों से खराब है। तो आप किसी नए एंट्रेंट को, और वो खुद बोल रहे थे कि ये नए एंट्रेंट है, तो एक नए एंट्रेंट ने क्या इतने महीनों में इतना बुरा असर कर दिया, इतना आपका जीना खराब कर दिया कि आपकी ऐसी परिस्थिति हो गई। आई थिंक यू हैव टू टेक द ओनर्स, दैट्स वेयर द लीडरशिप लाइज। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली मीर, मेरे लिए ये ज़रूरी है, ये डेट कम करेंगे या नहीं करेंगे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। मेरे लिए ये मायने रखता है कि ये कारोबार को कैसे सुधरेंगे ताकि शेयर होल्डर्स की वैल्यू और कॉन्फिडेंस लौट करके आए। चलिए, रजत भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन गौरांग, एक चीज़ क्रूशियल ये भी है, अभी जैसे कि मेहर बोल भी रहे थे कि 25,000 करोड़ रुपए के डेट का तो यहाँ पे आइडिया मिल गया कि कैसे करके रीपे होगा, लेकिन व्हाट अबाउट द नेक्स्ट फेज, अगले जो डेट का सिनेरियो है वो कैसे ईज आउट होगा? क्योंकि आप मोनेटाइज कर करके ही खाली काम नहीं चलाएंगे, कैश फ्लोज चाहिए और फ्री कैश फ्लोज भी चाहिए गोइंग फॉरवर्ड अपने अपने नंबर्स को बेटर करने के लिए। उसकी कोई भी स्थिति नहीं बताई गई, कोई भी सिचुएशन नहीं है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सुमित भाई साहब, आप फर्ज कर रहे हैं कि 25,000 करोड़ डेट कम हो जाएगा, लेकिन मैं एज अ डेविल्स एडवोकेट, मेरा ये प्रश्न है कि अगर ये डील नहीं होती है तो क्या करेंगे आप? बिल्कुल। और इनफैक्ट गौरांग, मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहूँगा कि मुझे याद है 2012-13 से ये बातें हो रही हैं कि इनकी जो लैंड बैंक है उसे मोनेटाइज किया जाएगा, इनकी कुछ की एसेट्स हैं दिल्ली में उसे बेचा जाएगा, फिर डीएकेसी में जो ज़मीन है उसे मोनेटाइज करेंगे। आपको ये भी याद होगा कि उन्होंने कुछ चाइनीज़ रियल एस्टेट डेवलपर्स के साथ करार भी किया था इसके लिए। सर, यही समझना चाहेंगे, क्या आगे चल के भी जो आरकॉम है उसका भविष्य आपको उज्जवल लग रहा है? आरकॉम आपके साथ ही रहेगा और कोर बिजनेस जो है वो आपका टेलीकॉम ही आपका कोर बिजनेस रहेगा? और ये आज की मीटिंग के बाद क्या आप रेटिंग एजेंसीज है उनसे भी मुलाकात करेंगे और उनको भी एक भरोसा दिलाएंगे कि सब कुछ अच्छा है, आगे चल के और अच्छा होगा? और कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। नहीं सर, सीधा सर, 8 तो आपने पूछ लिए, तो और 2-3 जोड़ लीजिए। सर, निवेशकों के लिए जहां तक टेलीकॉम का सवाल है, तो टेलीकॉम सेक्टर का क्राइसिस तो आपको दिखाया गया है। हर टेलीकॉम ऑपरेटर को कोई ना कोई परेशानी है, पूरे सेक्टर में परेशानी है, और जो भी कदम हमने अभी लिए हैं ये आरकॉम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए है, 60% डेट रिडक्शन के लिए है, और उसके बाद भी जो 20,000 डेट बचता है
उसको भी कम करने के लिए है। तो रिलायंस कम्युनिकेशन का भविष्य उज्जवल है और जो भी शेयर धारक है उसको कोई चिंता करने की ज़रूरत है नहीं और उनको लाभ ही होगा। और जो भी निवेशक है, फॉरेनर्स है, इंडियन रिटेल है, पब्लिक है, वो सब आगे जाके खुश रहेंगे। तो ये जी बिजनेस संवाददाता अनुराग शाह सवाल पूछ रहे थे अनिल अंबानी से, और जैसे ही इन्होंने सवाल पूछा अनिल अंबानी बौखला गए। गौरांग, ये जो जवाब दिया है ना अनिल अंबानी ने कि शेयर धारकों का अच्छा होगा और वो अंत में खुशी होंगे, ये अंत में खुश होने वाली जो बात है ना, उसके चक्कर में कई शेयर धारकों का भी अंत हो गया है। वीर, आपसे पहले मैं सुमित से बात कर रहा था और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग एंड आई स्टैंड टू बी करेक्टेड। रिलायंस कम्युनिकेशन का भाव एक समय पे 800 रुपया हुआ करता था, अगर मेरी याददाश्त सही है तो मुझे करेक्ट करना अगर आप मैं गलत हूं तो। 800 रुपए से गिर के ये 20 रुपए आए। इस दरमियान में स्पष्टीकरण करने की कोई जरूरत नहीं समझी और 20 रुपए पर आने के बाद ये बोलते हैं कि चिंता करने की जरूरत है। 20 रुपए पर आ गया, अब चिंता क्या करें? बिल्कुल। खैर चलिए, एक काम करते हैं, रिलायंस कम्युनिकेशन की इस समय स्थिति क्या है, कैसे हालात इतने ख़राब हुए हैं और आज क्यों ये बैंकर्स के लिए एज एन अकाउंट एक चिंता का विषय है, ये जानते हैं। रजत हमारे साथ मौजूद है। वेरी क्विकली रजत, जो स्थिति है इस समय रिलायंस की डेट की, रिलायंस कम्युनिकेशन की डेट की, वो बताइए। बिल्कुल 44,000 करोड़ का डेट है और अभी तो मैनेजमेंट को सुन ही रहे थे कि 25,000 करोड़ जुटा लेंगे, वो सितंबर तक डील पूरी हो जाएगी। अगर ना हुई तो कहीं ना कहीं दिक्कत बढ़ जाएगी, लेकिन 44,000 टू बी प्रिसाइज में रिलायंस कम्युनिकेशन के ऊपर डेट है, इसको चुकाना ज़रूरी है और मुद्दा यही है। इसी के चलते रेटिंग एजेंसीज जो लगातार डाउनग्रेड करती चली जा रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक को। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि बैंकों की जो बात कर रहे हैं, जॉइंट लेंडिंग फोरम बन चुकी है। अब कहीं ना कहीं अगर इस समय पर कर्ज भुगतान नहीं हुआ तो एक विकल्प जॉइंट लेंडिंग फोरम के पास ये आता है, अधिकार है उनके पास कि वो 51% हिस्सेदारी जो है वो कंपनी में ले लें, अपने होल्ड ले लें उसके ऊपर। अगर ऐसा होता है तो प्रोमोटर्स के हाथ से कंट्रोलिंग स्टेक निकलता है, वो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी इस पर्टिकुलर एंटिटी के लिए। कर्ज की जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें प्रोमिनेंटली इनफैक्ट सभी बैंकों का कर्ज है इस एंटिटी के ऊपर, लेकिन SBI, PNB, IDBI बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सबसे ज़्यादा बड़े बैंक्स हैं जिनका कर्ज जो है वो इस कंपनी के ऊपर है। कुल मिलाकर FY18 और FY19 में लगभग 8,300 करोड़ दोनों ही सालों में, यहाँ पर दोनों ही फिस्कल्स में कंपनी को अपना डेट रीपे करना है। और यही एक चुनौती है कि ये जो 25,000 करोड़ है जो टावर सेल से और साथ ही साथ एयरसेल मर्जर से जो ये एक रकम मिलनी है, ये समय पर मिल जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो दिक्कतें और खड़ी हो जाएंगी कंपनी के साथ। मैनेजमेंट का भी आपने बयान सुन लिया, अनिल अंबानी साहब का कहना है कि सितंबर तक ये डील पूरी कर देंगे। अगर नहीं की तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा, डिफॉल्ट का खतरा कंपनी में मंडरा लेगा और उसके बाद जॉइंट लेंडिंग फोरम के ऊपर कहीं ना कहीं सख्ती करनी होगी उनको और 51% कंट्रोलिंग स्टेक अपने हाथ में देना होगा। मिस्टर सिंघल हमारे साथ मौजूद है। मिस्टर सिंघल, एक चीज यहाँ पर हम जितनी से बातचीत कर रहे हैं सिर्फ सर्वाइवल की बातचीत कर रहे हैं, अभी एग्जीक्यूशन पार्ट की तुमने डिस्कशन ही नहीं शुरू किया। कंपनी सिर्फ सर्वाइवल की बात कर रही है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होगी इसके बारे में कुछ नहीं बोला, फ्री कैश फ्लोज कहाँ से आएंगे और आगे सिनेरियो कैसे टैकल करेंगे, इस कंपटीशन को कैसे फेस करेंगे, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे जाएं तो प्रॉब्लम जो है वो आज की नहीं है, प्रॉब्लम इसकी काफी पुरानी है, क्योंकि इन्होंने जो टेक्नोलॉजी चूज किया था वो CDMA टेक्नोलॉजी चूज किया था और फिर 2007 में इनको GSM का स्पेक्ट्रम अंडर कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी मिला। तो ये जो आप ये कहिए कि इरोजन हुआ है ये पुराना है और उस इरोजन को मिटाने के लिए बोरोइंग शायद बढ़ती गई। तो ये कोई नई प्रॉब्लम जो है सडनली नहीं हुई है, लेकिन इस जो प्रॉब्लम को अब उभार आया है वो सिर्फ इसलिए आया है कि बैंकिंग सेक्टर भी देख रहा है कि डेट्स बढ़ रही हैं और उनकी सर्विसिंग भी नहीं हो रही है, और क्योंकि सर्विसिंग नहीं हो रही है तो अब पूछा जा रहा है कि भाई आपकी क्या स्ट्रेटेजी है गोइंग फॉरवर्ड। मैं डिस्कशन जैसे सुन रहा था कि वो थोड़ी जो इनकी एसेट्स हैं उनको मोनेटाइज किया जाएगा और 25,000 करोड़ जो है उससे जो आएगा तकरीबन जो एस्टिमेटेड है उससे थोड़ी सी 40,000 या 45,000 की डेट में से 25,000 रिटायर हो जाएगी। मींस के सर्विसिंग कॉस्ट जो है डेट की कम हो जाएगी।
प्रोवाइडेड जो बिजनेस है वो भी साथ साथ फ्लरिश करे। Okay. लेकिन जो पिछले साल में जो हुआ जियो के आने से सम सॉर्ट ऑफ प्रेडेटरी प्राइसिंग, उससे जो है कंपटीशन को देखते हुए आरपूस जो है वो गिर गए। तो ये मल्टीपल इफेक्ट्स हुए हैं। मल्टीपल इफेक्ट्स क्या हैं? एक तो पहला टेक्नोलॉजी चूज गलत हुआ, उससे ये हुआ कि आपके जो हाई एंड कंज्यूमर्स थे वो आपके पास आए नहीं, और जो स्पेक्ट्रम फिर एक्वायर हुआ वो भी ज्यादा हेल्पफुल नहीं हुआ कि भाई उसमें कंज्यूमर आए। तो अब जो है अगर बिजनेस को क्या बोलते हैं कि डेटा की तरफ जाएं या कुछ भी करें, उसके लिए एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी। और एफर्ट्स लगाने के लिए वो चाहे अब इंटरनल एक्रूअल से आए या और बोरिंग्स से आए, बोरिंग्स तो आ नहीं सकती जी। तो बिल्कुल बिल्कुल बोरिंग्स तो देखिए आ नहीं सकती। बैंक जो है वो कह रहे हैं कि भाई आप यही नहीं कर रहे तो आगे की बोरिंग बिल्कुल नहीं। तो वो तो मैं वही कह रहा था कि अब बैंकर्स भी, वो जमाना गया जब विजय माल्या जी बार बार अपनी लोन रिस्ट्रक्चर करा लेते थे, लेकिन जी बिजनेस ने सभी दर्शक और शेयर धारकों के काम की बात और काम का सवाल उठाया। जी बिजनेस संवाददाता अनुराग ने एडीएजी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी से ये पूछा कि आखिरकार रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर होल्डर्स के अच्छे दिन कब आएंगे और रिलायंस कम्युनिकेशन के अच्छे दिन कब आएंगे। सुनते एक बार ये सवाल सुनकर अनिल अंबानी ने क्या प्रतिक्रिया दी। सर यही समझना चाहेंगे क्या आगे चल के भी जो आरकॉम है उसका भविष्य आपको उज्जवल लग रहा है? आरकॉम आपके साथ ही रहेगा और कोर बिजनेस जो है वो आपका टेलीकॉम ही आपका कोर बिजनेस रहेगा। और ये आज की मीटिंग के बाद क्या आप रेटिंग एजेंसीज है उनसे भी मुलाकात करेंगे और उनको भी एक भरोसा दिलाएंगे कि सब कुछ अच्छा है, आगे चल के और अच्छा होगा? और कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। नहीं सर, सीधा सर 8 तो आपने पूछ लिए, तो और 2-3 जोड़ लीजिए। सर निवेशकों के लिए जहां तक टेलीकॉम का सवाल है तो टेलीकॉम सेक्टर का क्राइसिस तो आपको दिखाया गया है। हर टेलीकॉम ऑपरेटर को कोई ना कोई परेशानी है, पूरे सेक्टर में परेशानी है। और जो भी कदम हमने अभी लिए हैं ये आरकॉम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए है, 60% डेट रिडक्शन के लिए है, और उसके बाद भी जो 20,000 डेट बचता है उसको भी कम करने के लिए है। तो रिलायंस कम्युनिकेशन का भविष्य उज्जवल है और जो भी शेयर धारक है उसको कोई चिंता करने की ज़रूरत है नहीं और उनको लाभ ही होगा। और जो भी निवेशक है, फॉरेनर्स है, इंडियन रिटेल है, पब्लिक है, वो सब आगे जाके खुश रहेंगे। बिल्कुल। चलिए, तो ये सवाल खैर उठाया था अनुराग ने, और जैसे रजत बता भी रहे थे कि अभी रोड मैप काफ़ी लंबा है। निपुण, आई मेक वन मोर अटेम्प्ट। आई थिंक देयर इज सम कनेक्टिविटी इशू, पर अगर आप अपनी बात कंप्लीट कर पाए। सो मेर द पॉइंट आई वाज मेकिंग वाज उन्हें ये क्लैरिफाई करने की जरूरत थी कि स्ट्रेटजी चेंज किस तरह से, बिजनेस मॉडल में कोई चेंज आ रहा है क्या? जो 20,000 करोड़ का बाकी का डेट रहता है तो इंटरनल अक्रूवल्स से तो जो पिछले साल जिस तरह से लॉस दिखाया है, इज दैट गोइंग टू टर्न अराउंड? इज द इंटरनल अक्रूवल्स गोइंग टू बी सफिशिएंट टू रीपे, या फिर और भी एसेट सेल करेंगे? एसेट सेल जो अगर करते हैं तो इट इज नॉट सफिशिएंट टू रीपे द डेट। सो ऑब्वियसली उनके रेवेन्यूज भी जो इम्पैक्ट होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट होती है, और डेट में रीपेमेंट में कोई क्लैरिटी नहीं आती है तो रेटिंग एजेंसीज उसे डाउनग्रेड करती जाएंगी एंड वेरी क्लियरली शेयर होल्डर वैल्यू इज गोइंग टू कीप गेटिंग डिस्ट्रॉयड। सो आई थिंक बिसाइड द मॉरेटोरियम क्लैरिफिकेशन, कंपनी को ये स्ट्रेटेजी में कोई बदलाव है या नहीं है, या फिर प्रॉफिटेबिलिटी कैसे इंक्रीज हो सकती है अगले 2 या 3 सालों में, ये क्लैरिफाई करने की जरूरत थी। तो एक कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ सकता था शेयर होल्डर्स में या स्टेक होल्डर्स में इन टर्म्स ऑफ हाउ द इंडस्ट्री can probably turn around to whatever extent, but more importantly how Arcom can turn around. बिल्कुल। देखिए, इसमें वैसे भी क्या है, लेंडर्स ने जो टाइम दिया है ना, वो लेंडर्स डोंट एक्ट दैट इजी निपुण, और खासकर आज के टाइम में लेंडर्स ने इन्हें टाइम दिया है, बट दे विल कीप अ क्लोज टैब। और वो अब जो पावर्स हैं लेंडर्स के पास, दे कैन एक्चुअली इवन चेंज द प्रोमोटर ऑफ द कंपनी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिलायंस कम्युनिकेशन में भी ऐसा होगा, पर लेंडर्स के पास पावर है। और इसीलिए शायद अपने पत्रकार परिषद में भी कहीं ना कहीं अनिल अंबानी ने ये कहा कि
क्या क्या ऑप्शंस लेंडर्स को अपने पास रखने हैं, दैट इज अल्टीमेटली देयर डिस्क्रिशन। जी, लेकिन एक बात जो उन्होंने नहीं एड्रेस की मिहिर, वो है स्पेशली क्रेडिट रेटिंग्स को लेकर। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से मुलाकात करेंगे या नहीं, इस बात को उन्होंने अभी भी जवाब नहीं दिया अनुराग के इस सवाल का। बिल्कुल नहीं, वो भी जवाब नहीं दिया। खैर सवाल तो ये भी था। और इनफैक्ट निपुण, वन लास्ट क्वेश्चन टू यू, क्या ये ऑप्शन है, ये सारी रिस्ट्रक्चरिंग के बाद चलिए मान भी लेते हैं कि 20-25 हज़ार करोड़ की डेट सर्विस हो जाएगी, इज देयर एन ऑप्शन फॉर अनिल अंबानी टू एग्जिट टेलीकॉम बिजनेस? वेल, ये ऑप्शन तो धीरे धीरे जरूर रहेगा। वेरी क्लियरली इट इज नाउ फ्रॉम द टॉप 3 इट हैज स्लिप्ड, तो ये चौथे पांचवें प्लेयर हो चुके हैं। जैसे जैसे जो बड़ी कंपनीज हैं वो भी जो अगर मर्ज होती हैं तो ऑब्वियसली देयर ओवरऑल स्ट्रेंथ, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ विल इंश्योर कि उन्हें जो जियो का कंपटीशन है उसे थ्रू डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग एंड चेंज इन बिजनेस मॉडल वेरी क्लियरली दे विल बी एबल टू एटलीस्ट हैंडल इट अ लॉट बेटर। बिल्कुल। चलिए निपुण, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। गौरांग, अब चलिए अच्छे दिन तो जब आएंगे तब आएंगे आरकॉम के, लेकिन ये जो 20 रुपये पर है शेयर, हमने कुछ डाउनग्रेड्स भी देखे हैं फॉरेन ब्रोकरेजेस के, तो करना क्या चाहिए यहाँ पर? मतलब कहाँ तक जा सकता है ये? वेल मीर, ये मेरे लिए मुश्किल है आकलन लगाना कि कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लुढ़क चुका है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड मेरी पूरी सहानुभूति है आप उन गौरांग, शेयरधारकों honestly एक को बात बताइए, जिनके पास ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में है। और आपके चैनल पर आप ऑनेस्टली एक बात बताइए गौरांग, आप 800 रुपये वाला पड़ा है क्या आरकॉम आपके पास? क्योंकि अब उसे बेचकर हैंडसेट भी नहीं आ सकता है। मीर, ना तो मेरे पास आरकॉम है ना दूसरा कोई कॉम है। अच्छा। मैं काफ़ी कंप्लायंस रहते हैं हमारे पास, जिसका मैं सराखों पर अमल करता हूँ, का जो भी नियम हमारे कंपनी के बने हुए। और आप ही के चैनल के माध्यम के द्वारा मैंने कई बार रिलायंस कम्युनिकेशन पर अपनी स्पष्ट, सटीक और सरल रूप से निष्पक्ष राय आपके दर्शकों को दिए, और वो है यहाँ पर निवेश न करने के लिए, अगर हो तो उछाल में बेचने के लिए। डिस्क्लोजर देना चाहूँगा क्योंकि आपने ये सवाल पूछा है। आरकॉम के ऊपर हमारी काफ़ी लंबे समय से बिकवाली की राय बरकरार है, और अगर मेरे में थोड़ी समझदारी है तो मैं 20 रुपये का कोई भी नीचे के भाव में इसमें निवेश करने की सलाह नहीं दूंगा, और ना ही मेरे पास ये स्टॉक है। तो टेलीकॉम में आप निवेश करने की सलाह कहाँ पे देंगे गौरांग? सुमित, उस पर भी बहुत ही स्पष्ट रूप से राय आप ही के चैनल पर और बाकी अन्य चैनल पर हमने दी है। टेलीकॉम सेक्टर पर हाल फिलहाल हम कहीं भी निवेश की राय नहीं दे रहे, और ये जो फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट मैनेजमेंट करते हैं ना, उससे मुझे बहुत डर लगता है। बिल्कुल। इनको अच्छा ही होगा, भला ही होगा, वगैरह वगैरह। तो मैं ये राय दूंगा कि टेलीकॉम सेक्टर से दूर रहें जब तक ये क्लैरिटी आपको नहीं मिलती है कि प्राइसिंग पावर आ गया है वापस, जिसको आने के लिए काफ़ी लंबा समय लगेगा। तो काफ़ी अन्य दूसरे सेक्टर्स है टेलीकॉम को छोड़ करके जहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए गौरांग, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सुनते हैं इसी बिजनेस का जो कि एक बड़ा कंसर्न भी रह चुका है। आई एम टॉकिंग अबाउट विजिबिलिटी ऑफ टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन गोइंग फॉरवर्ड। जैसे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का एक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहेगा, इज देयर अ विजिबिलिटी इन दैट फ्रंट? कोई इंप्रूवमेंट के लिए आप शेयर कर सकते हो? No, there is clearly, if debt is reduced by 25,000 crores, clearly interest cost savings are going to be reflected. When we do the Aircel Arcom wireless merger, I just spoke about the large synergies that are to be realized. So that is naturally going to aid in our top line and our bottom line overall. So these are all accretive transactions. They are not, and I think that they will create a long-term shareholder value. मिस्टर सिंघल, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं अनिल अंबानी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ जो की है वो यही की है कि उन्होंने जो हालत आरकॉम की है उसके लिए इंडस्ट्री को भी जिम्मेदार ठहराया, इंडस्ट्री से ज़्यादा रिलायंस जियो को जिम्मेदार ठहराया। ये कितना सही है? देखिए, ये सही तो मैं कहूँगा काफी हद तक है, क्योंकि ये रिलायंस कॉम की ही नहीं बाकी इंडस्ट्री की भी थोड़ी सी हालत खराब की है। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि अगर आप मोटी मोटी कैलकुलेशन करें रिलायंस जियो की जो द सो कॉल्ड प्रेडेटरी प्राइसिंग,
उनकी सस्टेनेबिलिटी के लिए भी तकरीबन आरपू जो है तकरीबन 400-500 रुपए के करीब होना चाहिए, आई मीन अराउंड 400 रुपीज, क्योंकि उनके पास भी डेट है कोई 1,60,000 या 1,70,000 की। अगर उस डेट को आपको अगले लाइसेंस पीरियड के तकरीबन 10-12 साल और 2010 में हुआ और अभी 12-13 साल रहते हैं, तो उसको सर्विस करने के लिए उनको भी तकरीबन 2,000 करोड़ रुपए तो मिनिमम चाहिए ही। और आज के उनके जो 5 करोड़ या 7 करोड़ कस्टमर कुछ भी हैं, तो कम से कम उसको ही बैलेंस करने के लिए 300 रुपए की आरपू की जरूरत है तकरीबन। और बाकी और भी खर्चे हैं, ये तो है नहीं कि वही खर्चा है, बाकी और खर्चे भी हैं, तो तकरीबन 400 रुपए तो चाहिए। अब अगर या तो 400 रुपए आरपू जो है मल्टीप्लाई करें, आपका कंज्यूमर बेस जो है वो आज 5 करोड़ से 7 करोड़ से 20 या 25 करोड़ उड़ाना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए, ताकि आरपू फिर गिर सके 150 करोड़ लेवल पे या इस लेवल पे, ताकि उनकी जो सर्विसिंग जो है, जो 2,000 करोड़ पैदा करना है, वो किस तरह करना है। इट हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सिंगल जी, थोड़ी समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल जी बिजनेस ने उठाया, आई थिंक यही सबसे बड़ा सवाल है। आरकॉम मुश्किल में है और जो शेयर होल्डर्स हैं उनके अच्छे दिन कब आएंगे। फिलहाल इस शो को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से आपको सुनाते हैं जी बिजनेस ने जो सवाल उठाया, जो इस समय एडीएजी ग्रुप के हर शेयर होल्डर के मन में है कि आखिर उनके अच्छे दिन कब आएंगे, आरकॉम के अच्छे दिन कब आएंगे। सुनते हैं सर। यही समझना चाहेंगे क्या आगे चल के भी जो आरकॉम है उसका भविष्य आपको उज्जवल लग रहा है, आरकॉम आपके साथ ही रहेगा और कोर बिजनेस जो है वो आपका टेलीकॉम ही आपका कोर बिजनेस रहेगा। और ये आज की मीटिंग के बाद क्या आप रेटिंग एजेंसीज है उनसे भी मुलाकात करेंगे और उनको भी एक भरोसा दिलाएंगे कि सब कुछ अच्छा है, आगे चल के और अच्छा होगा। और कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। नहीं सर, सीधा सर 8 तो आपने पूछ लिए, तो और 2-3 जोड़ लीजिए सर, निवेशकों के लिए। जहां तक टेलीकॉम का सवाल है, तो टेलीकॉम सेक्टर का क्राइसिस तो आपको दिखाया गया है। हर टेलीकॉम ऑपरेटर को कोई ना कोई परेशानी है, पूरे सेक्टर में परेशानी है। और जो भी कदम हमने अभी लिए हैं, ये आरकॉम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए है, 60% डेट रिडक्शन के लिए है, और उसके बाद भी जो 20,000 डेट बचता है उसको भी कम करने के लिए है। तो रिलायंस कम्युनिकेशन का भविष्य उज्जवल है और जो भी शेयर धारक है उसको कोई चिंता करने की ज़रूरत है नहीं और उनको लाभ ही होगा। और जो भी निवेशक है, फॉरेनर्स है, इंडियन रिटेल है, पब्लिक है, वो सब आगे जाके खुश रहेंगे।